नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम फिर से शुरुआत करते हैं पांचवा पाठ गरीबी, जिसमें अंतिम प्रश्न हम लेंगे गरीबी घटाने के उपाय। गरीबी घटाने के उपाय में पहला उपाय है कृषि क्षेत्र में श्रमिकों की उत्पादकता बढ़ाना। कृषि क्षेत्र में श्रमिकों की उत्पादकता बढ़ाना। कृषि क्षेत्र में श्रमिकों में उत्पादकता बढ़ाकर उनकी आय बढ़ाकर गरीबी को घटाया जा सकता है। इसके लिए कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए या कृषि में श्रमिकों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए कृषकों को सार्वजनिक कार्यक्रम द्वारा सुधरी हुई टेक्नोलॉजी, पर्याप्त प्रमाण में सस्ती दर पर कृषि उत्पादन, सुधरी हुई ढांचागत सेवाएं, उत्पादन हेतु पर्याप्त भाव एवं बाजार कृषि संशोधन की जानकारी पहुंचाने का प्रयास किया गया है। तभी हम कृषि क्षेत्र में जुड़े श्रमिकों की उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं। अगर इन सभी उपायों का सही ढंग से अमल किया जाए तो श्रमिकों की उत्पादकता बढ़ेगी। उत्पादकता बढ़ने से उनका आय बढ़ेगा और आय बढ़ने से उनकी गरीबी दूर होगी। दूसरा उपाय है छोटे पैमाने के उद्योगों का विकास। भारत में कुल राष्ट्र उत्पादन एवं कुल रोजगार में छोटे एवं गृह उद्योगों का योगदान अधिक है। इससे यदि छोटे और गृह उद्योग का विकास किया जाए एवं उन्हें प्रोत्साहन दिया जाए तो बड़े पैमाने पर गरीबी का उन्मूलन किया जा सकता है। उन्मूलन अर्थात गरीबी को जड़ से हटाया जा सकता है, क्योंकि भारत में छोटे एवं गृह उद्योगों का राष्ट्र उत्पादन और कुल रोजगार में सबसे ज़्यादा योगदान है, क्योंकि यहाँ पूंजी निवेश की मात्रा बहुत ही कम होती है और मानव श्रम का उपयोग बहुत ही अधिक होता है। तीसरा उपाय है असंगठित क्षेत्र का विकास। असंगठित क्षेत्र मतलब निजीकरण। असंगठित क्षेत्र में सब्जी विक्रेता, निर्माण क्षेत्र के मजदूर, कृषि मजदूर, हाथ लारी चलाने वाले इत्यादि का समावेश किया जाता है। ये जो पहली लाइन मैंने आपको बताया ये 1 नंबर में भी आएगा कि असंगठित क्षेत्र में किसका समावेश किया जाता है। तो असंगठित क्षेत्र में सब्जी विक्रेता, निर्माण क्षेत्र के मजदूर, कृषि मजदूर, हाथ लारी चलाने वाले इत्यादि का समावेश किया जाता है। ऐसे मजदूरों की स्थिति सुधारने में राष्ट्रीय आयोग द्वारा कार्य की परिस्थिति निश्चित करना, जीवन बीमा, स्वास्थ्य एवं वृद्धावस्था पेंशन जैसी सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध करवाने की सिफारिश की गई है। तो इस तरह से इन सभी छोटे छोटे मजदूरों के लिए राष्ट्र आयोग द्वारा कार्य परिस्थिति निश्चित करने के लिए, वृद्धावस्था पेंशन देने के लिए, जीवन बीमा देने के लिए सुरक्षा उपलब्ध कराई गई, ताकि असंगठित क्षेत्र में भी लोगों को रोजगार प्राप्त हो सके और उनका शोषण रोका जा सके। अगला उपाय है उचित कर नीति का उपयोग। उचित कर नीति मतलब जो अमीर वर्ग है, धनिक वर्ग है, उनको कर भरने की शक्ति अधिक होती है तो उनके पास से अधिक कर वसूला जाए, और जो गरीब वर्ग है जो कर भरने के लिए सक्षम नहीं है उनके ऊपर कम कर भरना पड़े, ऐसी राहत देनी चाहिए। तो शुरुआत करते हैं। चौथा उपाय उचित कर नीति का उपयोग। अर्थतंत्र में आय की असमानता और गरीबी घटे, इस प्रकार से आय के पुनः वितरण के लिए सरकार द्वारा कर नीति का उपयोग किया गया, जिससे धनिक वर्ग जिनकी कर भरने की शक्ति अधिक होती है उनके पास से अधिक कर वसूल किया जाता है और गरीब वर्ग को कम कर भरना पड़े, ऐसी कर राहत दी जाती है। तो इस तरह से हम गरीबी को घटाने का उपाय कर सकते हैं। पांचवा उपाय है मानव पूंजी निवेश में। मानव पूंजी निवेश में वृद्धि। विकसित देशों में जहां पर मानव क्षमताओं के विकास हेतु बड़े पैमाने पर शिक्षा, स्वास्थ्य एवं कौशल वर्धन में पूंजी निवेश किया जाता है, वहां पर बेरोजगारी का प्रमाण खूब कम देखने को मिलता है। विकसित देशों में जहां मानव क्षमताओं के विकास हेतु बड़े पैमाने पर शिक्षा, स्वास्थ्य एवं कौशल वर्धन में पूंजी निवेश किया जाता है, वहां पर बेरोजगारी का प्रमाण खूब कम देखने को मिलता है। ये लाइन मैंने 2 बार इसलिए बताया
देखिए विकल्प में भी आएगा, एक एक वाक्य में भी, कि विकसित देशों में कौन सी चीजों पर पूंजी निवेश अधिक किया जाता है। तो मानव क्षमताओं के विकास हेतु शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल वर्धन में पूंजी निवेश किया जाता है। परिणाम स्वरूप गरीबी में कमी दिखाई देती है। समाज में शिक्षा का ऊंचा स्तर, मजदूरों में रोजगार के लिए विस्तृत विकल्प और पसंदगी उपलब्ध कराते हैं। कौशल विकास से मजदूरों की उत्पादकता बढ़ती है, जो ऊंचे वेतनों में परिवर्तित होती है। तो इस तरह से हमारे देश में भी मानव क्षमताओं के विकास करने हेतु शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल वर्धन में ज़्यादा से ज़्यादा पूंजी निवेश करना चाहिए, ताकि शिक्षा का स्तर बढ़े। स्तर बढ़ने से मजदूरों को ऊंचे स्तर का रोजगार मिलेगा और उनके वेतन में भी परिवर्तन होगा। छठा उपाय है उचित कीमत पर वस्तु एवं सेवाएं। गरीब परिवारों को पर्याप्त पोषण युक्त आहार व खाद्यान्न सुरक्षा, यानी खाने वाली फसलों की सुरक्षा प्राप्त हो, इसके लिए राहत दर पर खाद्यान्न सामग्री उपलब्ध करवाना चाहिए, जिससे गरीबों में प्रत्यक्ष रूप से कमी की जा सकती है। भारत में इसके लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली अर्थात जिसे हम अपने स्थानिक भाषा में कहते हैं राशन कार्ड की दुकानें। भारत में इसके लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत सस्ते अनाज की दुकान वही राशन कार्ड की दुकान पर ग्रामीण एवं शहरी गरीब खरीद सके उस कीमत पर आधारभूत आवश्यकताओं की चीज वस्तुओं को उपलब्ध करवाना है। देश में अकाल एवं अभाव के वर्षों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा गरीबों की आधारभूत आवश्यकताओं की वस्तुएं उपलब्ध करवाने की जिम्मेदारी अधिक बढ़ जाती है। यानी गरीबी दूर करने के लिए, शहरी गरीबी या ग्रामीण गरीबी को दूर करने के लिए सरकार ने उचित कीमत पर वस्तु और सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत सस्ते अनाज की दुकानें शुरुआत की है, जिससे कि ग्रामीण एवं शहरी गरीब को आधारभूत आवश्यकताओं की चीज वस्तुएं सस्ती कीमत में प्राप्त हो सके। सातवां उपाय है रोजगार लक्षी कार्यक्रम। रोजगार सृजन और गरीबी निवारण परस्पर संबंधित है। अगर रोजगार व्यक्ति को मिल जाएगा तो गरीबी दूर हो जाएगी, क्योंकि उन्हें आय प्राप्त होने लगेगा। इसलिए कहा है रोजगार सृजन और गरीबी निवारण परस्पर संबंधित है। गरीबी निवारण के लिए रोजगार लक्षी मुख्य कार्यक्रम निम्नानुसार है। संकलित ग्राम विकास कार्यक्रम, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। छठी योजना में ग्रामीण गरीबों के लिए विविध एजेंसियों द्वारा बहुत से कार्यक्रम चलाए गए। इन सभी कार्यक्रमों को संकलित करके जोड़ करके 2 अक्टूबर 1980 से संकलित ग्राम विकास कार्यक्रम शुरू किया गया। यानी इसके अंदर 2 कार्यक्रम है, इसके अंदर संकलित ग्राम विकास कार्यक्रम और स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। इन सभी कार्यक्रमों को जोड़ दिया गया है और ये कब किया गया? 2 अक्टूबर 1980 से। IRDP संकलित ग्राम विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य गरीब परिवारों में स्वरोजगार को प्रोत्साहन देना, जिससे वे गरीबी रेखा से ऊपर उठकर आय प्राप्त कर सके। इस प्रकार IRDP कार्यक्रम गरीबी विरोधी उन्मूलन कार्यक्रम के रूप में दिखाई देता है। स्वरोजगार हेतु कार्यक्रम में निम्नलिखित कार्यक्रमों का समावेश किया गया। पहला नाम है IRDP संकलित ग्राम विकास कार्यक्रम। दूसरा नाम है TRYSEM स्वरोजगार हेतु ग्रामीण युवकों को प्रशिक्षण देने का कार्यक्रम। DWCRA ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं एवं बच्चों के विकास का कार्यक्रम। MWS 10 लाख कुआं की योजना। SITRA ग्रामीण कारीगरों के लिए सुधरी हुई टूल किट्स उपलब्ध करवाना। GKY गंगा कल्याण योजना
लेकिन ये जो आप अंग्रेजी में शब्द देख रहे हैं इसका फुल फॉर्म किताब के लास्ट पेज पर भी आप देख सकते हैं। आप हिंदी लिखिए या इसका फुल फॉर्म अंग्रेजी में लिखिए, दोनों सही माना जाएगा। तो ये स्वरोजगार हेतु कार्यक्रम में इन सभी कार्यक्रमों का समावेश किया गया। 1 अप्रैल 1999 से IRDP एवं उसके साथ संकलित अन्य योजनाओं को सम्मिलित करके उसे स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का नाम दिया गया, जो मैंने आपको ऊपर बताया। इस योजना में गांव में छोटे उद्योगों का विकास करके साथ में स्वयं सहाय समूहों को ढांचागत मदद, तकनीक, ऋण, उत्पादित वस्तुओं के बाजार हेतु सुविधा ग्रामीण गरीबों को उपलब्ध करवाई जाती है। तो आपने देखा कि 1 अप्रैल 1999 से जितने भी IRDP के अंदर कार्यक्रम हैं उन सभी को सम्मिलित करके क्या नाम दिया गया? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना नाम दिया गया। और इस योजना में गांव में जितने भी छोटे उद्योग हैं उनका विकास किया गया, समूह का ढांचागत विकास किया गया, तकनीकी विकास, ऋण के बारे में, उत्पादित वस्तुओं के बाजार हेतु ये सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई ताकि ग्रामीण गरीबी को कम किया जा सके। इसी में दूसरा कार्यक्रम आता है वेतनिक रोजगार कार्यक्रम। वेतनिक मतलब वेतन, वेतनिक रोजगार कार्यक्रम। इन कार्यक्रमों में गरीबी उन्मूलन के लिए व्यूह रचना का एक भाग है जो बहुआयामी उद्देश्य रखता है। बहुआयामी मतलब अत्यधिक, बहुत सारे उद्देश्य रखता है। वेतनिक रोजगार के लिए कार्यक्रमों का लक्ष्यांक ऐसे गरीब थे जिनके पास भौतिक श्रम के अतिरिक्त आय का कोई अन्य साधन नहीं था। ये कार्यक्रम सिर्फ खेती के अतिरिक्त मौसम में स्वरोजगार ही नहीं उपलब्ध करवाते बल्कि बाढ़, अकाल, अभाव एवं अन्य प्राकृतिक आपदाओं के दौरान रोजगार उपलब्ध करवाते हैं। तो इससे आपको पता चल गया होगा वेतनिक रोजगार कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य क्या है। ऐसे गरीब लोग जिनके पास भौतिक श्रम के अतिरिक्त आय का कोई और साधन ना हो। ये कार्यक्रम सिर्फ मौसम में बेरोजगार होने वाले व्यक्तियों को रोजगार नहीं देता बल्कि बाढ़ आने पर, अकाल पर, अभावग्रस्त या अन्य प्राकृतिक आपदाओं के दौरान भी रोजगार उपलब्ध करवाता है। इन कार्यक्रमों के अंतर्गत गांव में ढांचागत सुविधाओं का विकास किया गया एवं श्रमिकों को उचित वेतन प्राप्त हो ऐसे प्रयास किए जाते हैं। वेतनिक रोजगार कार्यक्रम में जवाहर रोजगार योजना, रोजगार गारंटी योजना जैसे कार्यक्रमों का समावेश किया गया है। अगला योजना आता है प्रधानमंत्री रोजगार योजना। 1990 के दशक में संगठित क्षेत्र में रोजगार वृद्धि स्थगित हो गई थी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की वृद्धि नकारात्मक हो गई थी। यानी 1990 के समय में जो सरकारी क्षेत्र है, सार्वजनिक क्षेत्र, जिसमें नौकरी निकलना बिल्कुल ही बंद हो गया था, पूंजी निवेश बिल्कुल ही रुका हुआ था, तो ऐसी जगह पर दूसरी ओर बेरोजगारी के दर में तीव्रता से वृद्धि हो रही थी। इस परिस्थिति में स्वरोजगार हेतु प्रधानमंत्री रोजगार योजना शुरू की गई जिसका मुख्य उद्देश्य शिक्षित बेरोजगारों को मदद करना और स्वरोजगार हेतु साहस स्थापित करने में मदद करना था। अब शिक्षित बेरोजगार मतलब जो शिक्षित है और काम करने के लिए सक्षम है और बेरोजगार उनको मदद करना। अगर वो अपना खुद का रोजगार करना चाहते हैं तो साहस स्थापित मतलब उद्योगों में जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता हो उन्हें सस्ते कीमत पर या सस्ते ब्याज दर पर वस्तुएं प्राप्त कराना ताकि वो अपना खुद का व्यवसाय रोजगार प्रारंभ कर सके। अगला नाम है राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कानून। राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कानून वर्ष 2005 में राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कानून मंजूर किया गया जिसे नरेगा के नाम से जाना जाता है, जिसका उद्देश्य सार्वजनिक निर्माण कार्यक्रमों के अंतर्गत संपत्ति का निर्माण कर प्रति वर्ष ग्रामीण, शहरी, गरीब एवं निम्न मध्यम वर्ग के परिवार के एक व्यक्ति को कम से कम 100 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाना है। तो जो
ये राष्ट्रीय गारंटी योजना है। इसको हम नरेगा के नाम से जानते हैं और इसका मुख्य उद्देश्य था कि सार्वजनिक सरकारी निर्माण कार्यक्रम हो या संपत्ति का निर्माण कर रहे प्रतिवर्ष जो ग्रामीण और शहरी गरीब हो या निम्न मध्यम वर्ग है, उनके परिवार के एक व्यक्ति को कम से कम 100 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाना। 2009 में नरेगा को सुधार कर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून अर्थात मनरेगा कर दिया गया। अगला जो योजना आता है जिसका नाम है आवास योजना है। भारत के गांव में आज भी अधिकांश लोग गरीबी रेखा के अंतर्गत जीवन जीने वाले परिवार अर्धस्थायी या काम चलाऊ मकानों में निवास करते हैं। गरीबों को उचित आवास की सुविधा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से 1985-86 में ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे जीने वाले परिवार एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग को मकान की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए इंदिरा आवास योजना शुरू की गई थी। इसके बाद 2013-14 में राजीव आवास योजना अमल में लाई गई। शहरी क्षेत्रों में भी गरीब परिवार भी झोपड़पट्टियों में रहते हैं। तो ये दोनों में अंतर है बच्चों। 1985 और 86 में ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे जीवन जीने वाले परिवारों को एवं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के वर्ग को इंदिरा आवास योजना शुरू किया गया और 2013-14 में शहरी क्षेत्र में रहने वाले गरीब परिवारों के लिए राजीव आवास योजना अमल में लाया गया। शहरी क्षेत्र में तेजी से बढ़ती आवास की समस्या को ध्यान में रखकर 25 जून 2015 से शहरी गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू किया गया। तो ये 3 प्रकार की योजनाएं बनाई गई। आवास योजनाओं में गरीब परिवारों को आवास की सुविधाओं को उपलब्ध करवाना और साथ साथ में रोजगार सृजन का महत्वपूर्ण स्रोत भी रहा है। तो ये आवास योजना आपको अलग से भी पूछा जा सकता है। अगला है सामाजिक सुरक्षा की योजना। इसे भी आपको अलग से 3 नंबर में पूछा जा सकता है आवास योजनाएं की तरह। भारत में गरीबी घटाने की व्यूह रचना के फलस्वरूप विविध सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं शुरू की गई। असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए 9 मई 2015 से अटल पेंशन योजना अमल में लाई गई। इसके साथ प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना के अंतर्गत 18 से 70 वर्ष की उम्र के व्यक्तियों को ₹12 के प्रीमियम पर 2 लाख का दुर्घटना बीमा एवं वार्षिक 330 रुपये के प्रीमियम पर 2 लाख का जीवन बीमा देने वाली जीवन ज्योति बीमा योजना शुरू की गई। कृषि क्षेत्र में किसानों की फसल नष्ट होने के जोखिम से रक्षण देने हेतु प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की गई। तो इसमें देखिए कितने सारे प्रश्न हैं। सामाजिक सुरक्षा की योजना में पहला ही प्रश्न बनता है कि असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए अटल पेंशन योजना कब शुरू की गई? 9 मई में। फिर उसके बाद आता है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत कितने वर्ष की उम्र के व्यक्तियों के लिए सुरक्षा है? 18 से 70 वर्ष की उम्र के लिए। अगर आप 12 रुपया प्रीमियम भरते हैं तो 2 लाख का दुर्घटना बीमा है। अगर साल में 330 रुपया भरते हैं तो 2 लाख का जीवन बीमा योजना दुर्घटना बीमा योजना है। ऐसी जीवन ज्योति बीमा योजना शुरू की गई है। अगर कृषि क्षेत्र में किसानों का फसल किसी कारणवश से नष्ट हो जाता है तो उसे सुरक्षा देने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की गई। इसी के अंतर्गत एक और भी योजना आता है जिसका नाम है जन धन योजना। मौद्रिक समावेशीकरण द्वारा गरीबी के मूल में चोट करने की महत्वाकांक्षी योजना अर्थात प्रधानमंत्री जन धन योजना। इस योजना की शुरुआत 28 अगस्त 2014 के दिन की गई, जिसमें पहले ही दिन 1.5 करोड़ खाते खोले गए और 8 जनवरी तक उनकी संख्या 12.58 हो गई, जिसमें 10,590 करोड़ रुपए की जमा राशि रखी गई। अब इस जन धन योजना का महत्व एवं लक्षण, ये भी आपको अलग से प्रश्न पूछा जा सकता है।
जन धन योजना बताइए और उसका महत्व एवं लक्षण बताइए। जन धन योजना का महत्व एवं लक्षण। प्रति आबादी बैंकिंग सेवा का प्रमाण बढ़े और प्रादेशिक असमानता घटे, इस उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत की गई, जिसके मूल में सरकार द्वारा गरीब परिवारों को दी जाने वाली सहायता सीधे उनके बैंक खाते में जमा हो, ऐसा था। यानी सरकार के द्वारा अगर कोई भी राशि की सहायता दी जाती है तो वह लाभ डायरेक्ट उसके सीधे उसके खाते में आए, किसी पर प्रकार का दलाली या कटाव न हो, इसलिए यह जन धन योजना बैंक में खाता खुलवाया गया। जन धन योजना की मुख्य विशेषता यह है कि उसमें शून्य रकम पर खाता खुलवा सकते हैं, अर्थात आपके बैंक खाते में एक भी रुपया ना हो तब भी ये खाता खुल सकता है। और खाता खुलवाने के 5 महीने बाद उसमें से 5,000 रुपये का ओवरड्राफ्ट प्राप्त हो सकता है। इस योजना में 26 जनवरी से पहले खाता खुलवाने वाले को जीवन बीमा का लाभ देने की घोषणा की गई। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना मूलभूत रूप से वित्तीय समावेशीकरण के लिए सर्वग्राही योजना मानी गई। दूसरे शब्दों में कहे तो सूक्ष्म ऋण और बैंकिंग सुविधा द्वारा गरीबी को जड़ मूल से नष्ट करने की योजना है। तो इस प्रकार से विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 12 गुजरात बोर्ड हिंदी माध्यम का अर्थशास्त्र का 5वां पाठ गरीबी कंप्लीट होता है, पूरा होता है, जिसके अंदर हमने बड़े छोटे विकल्प एक एक वाक्य सारे प्रश्न हल किए। किसी को भी इस पाठ में कोई समस्या हो तो प्लीज़ कमेंट करके आप उस प्रश्न को पूछ सकते हैं और उसका हल पा सकते हैं। धन्यवाद।